1925 में आरएसएस बना। कब? 1925 में। अगले साल 100 साल हो जाएंगे ना। तो उन्होंने 100 साल पहले जो सपना देखा था वो पूरा हो गया कि देश पर राज करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1922 में समता सैनिक दल बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था वो खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गया, वो पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना बिखरा, आरएसएस का सपना कामयाब हुआ। दूसरा, आरएसएस जब बनी 1925 में, तो इस बात को ध्यान से सुनना, आरएसएस के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। 1949 में जनसंघ बना, तो जनसंघ के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। 1950 के आसपास अयोध्या में राम की मूर्ति रखी गई, उनमें एक भी आरएसएस और जनसंघ का आदमी नहीं था। 1964 में बजरंग दल बना, उसमें राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बना, उसमें राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 1980 तक कभी भी हिंदुओं का मुद्दा राम मंदिर नहीं रहा। यानी 1925 से लेकर के और 1985 तक लगभग 60 साल के हिंदू आंदोलन में, सवर्णों के आंदोलन में, ब्राह्मणों के आंदोलन में कभी भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा। तो फिर राम मंदिर का मुद्दा अचानक से आया कहां से? ये विचारणीय प्रश्न है। ये विचारणीय प्रश्न है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि काउंटर को कैसे काउंटर किया जाता है आप समझिए। जब 1980 और 1970-75 के आसपास काशीराम साहब की राजनीति जन्म ले रही थी, जब 1980 के आसपास रामविलास पासवान बोल रहे थे, लालू यादव बोल रहे थे, शरद यादव बोल रहे थे, अजीत सिंह बोल रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता मजबूती के साथ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर कुर्सी खाली करो। और मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था ना। मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था। नारा लगा, क्या नारा लगा कि या तो मंडल कमीशन लागू करो या कुर्सी खाली करो। तो जब 1985 के आसपास ये नारा लगा, तो जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक मंच पर आने लगे, भाईचारा बनने लगा, रोटी का बेटी का व्यवहार होने लगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार होने लगा, तो फिर कुछ चतुर चंट चालाक चोटी वाले लोगों ने ये कहा कि इस एकाकी को तोड़ो। ये जो विचार की बन रही है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, इसको तोड़ो। तो कैसे तोड़ोगे? उसको तोड़ने के लिए, उसको खंड खंड करने के लिए क्या करा इन चतुर चालाक लोगों ने? जब BP सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण OBC के लोगों को मिला, उसमें 5 लोगों की जान गई, जिनमें 3 दलित समाज के थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो जैसे ही मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई, तो कमंडल हारा। कमंडल यानी ये जितने आज की तारीख में भगवा झंडा फहरा करके राम मंदिर बनाने का जश्न बनाने वाले लोग, ये हारे। कब हारे? 30 साल पहले। मैं 2024 में खड़े होकर के बात कर रहा हूं। तो 1992 में ये लोग हारे, कमंडल हारा, मंडल जीता। किसकी वजह से जीता? मंडल जीता, उसमें BP सिंह थे, उसमें काशीराम थे, उसमें मायावती थी, उसमें रामविलास पासवान थे, उसमें शरद यादव थे, उसमें लालू यादव थे, उसमें अजीत सिंह थे। तमाम SC ST OBC के लोग एक मंच पर थे। तो ये 15% लोग हारे और 88% लोग जीते। जब मंडल हारा, मंडल जीता और कमंडल हारा, तो इन्होंने सोचा कि अभी इसको कैसे तोड़ा जाए। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, पीछे से लेकर के आ रहा हूँ, ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। तब इनको लगा कि अभी तोड़ना चाहिए। तब कहीं 1988 और 1987 के आसपास बड़े चतुर और चालाक लोगों ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर बनाएंगे। और राम मंदिर के लिए कहा इन्होंने, फिर रथ यात्रा निकाली गई, सारा काम हुआ, माहौल बनाया गया। और माहौल का असर ये हुआ कि जिन लोगों ने कमंडल को जिताया था, मंडल को जिताया था और कमंडल को हराया था, आज वो तमाम लोग उन कमंडल वालों के साथ बैठे और मंडल वाले खाली हाथ बैठे हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात को। बताइए मुझे, अजीत सिंह साहब जो इस देश के अंदर 1992 में मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहां है? जयंत चौधरी। बताइए जरा, बीजेपी के साथ। रामविलास पासवान जो मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहां है? बीजेपी के साथ। और तो और
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अगर मैं नाम गिनवाने लगूं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की यानी आरएसएस, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये कहते हैं योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार। मैं कहता हूं कि नहीं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार। आरएसएस और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार चल क्यों रही है? क्योंकि आज रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान कहता है कि मैं तो राम का भक्त हूं, और उसका बाप राम के कमंडल को हराने के लिए मंडल को जिताया, उसकी औलाद नालायक निकली। जिस अजीत सिंह ने मंडल को जिताया, कमंडल को हराया, उसका बेटा राम की गोद में बैठा है। यानी दूसरी पीढ़ी के जो नेता आए, यानी दूसरी पीढ़ी के जो नेता आए वो सबके सब नालायक निकले। और वर्तमान समय में मेरी खामोशी को समझना, मेरे शब्दों को समझना, अगर अम्बेडकरवाद हार रहा है तो वो इसलिए नहीं हार रहा कि राहुल नागपाल नालायक है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरे देश में जा करके बोल रहा हूँ, मुकदमे भी करा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर गालियां भी खा रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर थाली भर भर के मुझे गालियां मिलती हैं कि राहुल नागपाल ने ये बोल दिया साहब 2 गाली, राहुल नागपाल ने वो बोल दिया 2 गाली। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाली से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान समय में अगर बीजेपी जीत रही है तो वो इसलिए जीत रही है, या आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मकसद स्पष्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने राम मंदिर का या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छोड़ करके अम्बेडकरवाद का काम करें, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो अपने एजेंडे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमारे वाले कह रहे हैं, क्या करें? हमारे वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो परशुराम की 125 फुट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। हमारे वाले कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारे वालों ने समझौता किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। और अम्बेडकरवाद में समझौता की राजनीति नहीं चलती, ये याद रखना मेरी बात ध्यान से। और एक बात, अपनी बात आपसे मैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि अगर वो जीत रहे हैं तो बीजेपी के वर्तमान समय में 2 प्रकार के समझौता है। पहला समझौता कौन सा है? पहला समझौता वो है जो दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में कौन कौन? चलिए साहब, जयंत चला गया, दिख रहा है ना, चला गया। रामविलास पासवान का लड़का चला गया, दिख रहा ना, चला गया। और चले गए नीतीश कुमार, चले गए, दिख रहे ना, चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन दिख नहीं रहे किसके साथ है वो। ताली बजाओ यहाँ।